फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग एज प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि हम कोई चीज़ याद करेंगे और हमने तुरंत याद कर ली। ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होती है। हम उसके लिए पहले नोट्स प्रिपेयर करेंगे। हम अपने माइंड में एक प्रोसेस बनाएंगे कि हाँ, हम ऐसे ऐसे चीज़ करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें, कि हो सकता है हमें वो नोट्स पसंद ना आए तो हम गूगल करेंगे चीज़ को। तो लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो इसमें हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे पहले कि लर्निंग इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है? वो प्रोसेस जो इंसान को सिखाती है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग में क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले तो मोटिव होता है हमारे पास कि हमने क्या करना है, हमारा एम क्या है। फिर बैरियर। फिर उसके बाद हम क्या है, एक गोल को पा लेते हैं। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या है कि कोई पर्सन है, उसका कुछ मोटिव है, वो कुछ करना चाहता है। फिर उसके बाद वेराइड रिस्पॉन्सेज है कि बहुत सारे रास्ते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से रास्ते पे चले। तो वो रास्ते क्या है, उसके लिए एक ब्लॉक बन चुके हैं, एक बैरियर बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी लर्निंग क्या रुक गई है, उसे समझ नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करे। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक करेक्ट रिस्पॉन्स चुनेगा कि क्या करना चाहिए उसे, सही रास्ता क्या है। फिर उसके बाद वो अपने गोल पे पहुँच जाएगा। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका मोटिव क्या है कि वो हॉकी टीम में सेलेक्ट होना चाहता है या क्रिकेट टीम, जो भी मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, अब वो टीम में जाना तो जाता है बट उसे इतने अच्छे से खेलना नहीं आता है। तो ये चीज़ क्या होगी, उसके लिए बैरियर बन गई। अब उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए उसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वो एफर्ट्स किस फॉर्म में करेगा? वो कहीं बाहर से कोचिंग ले सकता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारे बैरियर्स वो इस तरीके से वो ओवरकम कर लेगा ये फैक्टर से। फिर क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब उसको सही रास्ता मिल गया। अब वो एक अच्छा प्लेयर बन चुका है, तो वो आराम से हॉकी टीम में सेलेक्ट हो सकता है। तो वो उसने अपना गोल अचीव कर लिया। मतलब कि पहले हमारे पास कोई मोटिव होगा, फिर उसमें बैरियर आएगा, फिर हम जब उस बैरियर को ओवरकम कर लेंगे तो हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स, लर्निंग को हम प्रोसेस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि किसी भी प्रोसेस में क्या आता है कि हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटकम आता है। तो लर्निंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनपुट से एक आउटकम आता है। इनपुट क्या होता है? वो बंदा जिसको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की या अनस्किल्ड है। जैसे हम किसी कोचिंग सेंटर में या कुछ भी सीखने जाते हैं, स्विमिंग वगैरह सीखने जाते हैं, पहले तो हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो हम क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। तो आउटकम क्या होता है कि हमें अच्छी स्विमिंग आ जाती है। तो वही है कि इनपुट में क्या है, पीपल लैकिंग नॉलेज एंड स्किल्स, और आउटकम में क्या आएगा, पीपल विथ नॉलेज एंड स्किल्स। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं चार: एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड, रिटेंशन। एफिशिएंट होना चाहिए बंदे को, एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो सीख रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। गलत ही सीखे जा रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा, टाइम ही वेस्ट है वो तो। स्पीड, एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट करे जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कुछ, या फिर हो रहा है कि बहुत ही स्लो लर्नर है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। रिटेंशन, जो हमने सीखा है वो हमारे दिमाग में याद रहना चाहिए। सीख लिया भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो फिर इसलिए रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एज प्रोसेस। लर्निंग को हम प्रोसेस कैसे बोल सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। जैसे कि हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ, हम यही चीज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा। किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कोई मैथमेटिक्स की फील्ड में जाने की कोशिश करेगा। तो यही क्या है कि हमें ये लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें अपने गोल्स को रियलाइज़ करने में मदद करती है। यूनिवर्सल फिनोमिनन है। कोई भी बंदा कुछ भी लर्निंग कर रहा है तो वो उसे इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट लर्निंग कर सकता है या कोई अलग तरीके से करेगा, हर किसी के लिए यही फिनोमिनन है। बेटर लर्निंग, बेटर परफॉर्मेंस। अगर हम अच्छे से लर्न करते हैं तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो अगर बहुत अच्छे से अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आता है तो वो बच्चों को भी अच्छे से समझा पाएगा। अब अगर टीचर खुद ही कंफ्यूज चल रहा है तो वो क्या ही बता पाएगा। लर्निंग इज पर्पजिव। हमेशा लर्निंग का एक पर्पज़ होता है कि हम क्यों सिखा रहे हैं। कोई भी टॉपिक एक क्लास में सिखाया जाता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। जैसे हमें टीचिंग एंड लर्निंग का ये सब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि कल हम टीचर बनेंगे ताकि हम समझ सकें कि बच्चे किस हिसाब से सोचते हैं। तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। प्रॉपर एडजस्टमेंट में मदद करता है कि अगर कोई लर्निंग पर्सन है तो हम देखते हैं कि वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है। अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमेशा ऑब्जेक्टिव एम्स के साथ चलता है लर्निंग प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस लर्निंग, वही वाली बात आ जाएगी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लर्निंग चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है।
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, उसे पता होता है कि बिहेव कैसे करना है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है, अच्छे वेल मैनर्ड बंदा होता है जो एक अच्छा लर्नर होता है, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उसे पता है कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एज प्रोसेस। मतलब आपके पास सिर्फ पॉइंट्स होना चाहिए, लिखनी आपको घुमा फिरा के वही चीज़ है, जैसे कि बीएड में हमेशा होता ही है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लर्निंग कर्व्स। जब हम लर्निंग करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि लर्निंग क्या है, कि ऐसा नहीं है कि लगातार चलती रहती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई स्टेजेस आते हैं जहाँ पे अच्छी होती है, कोई स्टेजेस आते हैं जहाँ पे अच्छी नहीं होती है ज़्यादा। तो ये हम किसके थ्रू शो करते हैं, लर्निंग कर्व्स के, कि लर्निंग कैसे हो रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्निंग कैसे हो रही है, इसको ग्राफ्स की मदद से शो करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से शो करना ही लर्निंग कर्व्स है। इसे हम एक्सपीरियंस कर्व या प्रोडक्टिविटी कर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि वही शो कर रहे हैं कि कैसे लर्निंग हो रही है, उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग कर्व के, इनिशियल इंप्रूवमेंट, कि हर लर्निंग कर्व में शुरुआत में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है। जैसे कि हम कुछ नया सीख रहे हैं तो शुरुआत में हम सबको इंटरेस्ट आता ही है। नो स्टेज इज़ यूनिफॉर्म, कोई स्टेज उसमें यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट आता ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्ट चला गया तो वो चलता ही जाएगा। मतलब चेंज आते जाते हैं, कि कभी आपको बहुत अच्छा लगता है कोई सब्जेक्ट, कभी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे स्टेशनरी नहीं है वो। स्टेशनरी स्टेजेस शोन बाय प्लेट्यू, जो स्टेशनरी स्टेजेस हैं जहाँ पे मतलब बदलाव आ गया, कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, उसको हम प्लेट्यू से शो करते हैं। आफ्टर प्लेट्यू इट अगेन शोज इंप्रूवमेंट। जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट ले लेते हैं तो वो क्या है, प्लेट्यू फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं तो फिर से इंप्रूवमेंट शो करता है वो। एंड में क्या होता है, नो लर्निंग और लिटिल लर्निंग, या तो आपने वो पूरी चीज़ सीख ली है जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, तो वो क्या आप थोड़ा सा पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ अब आप कर चुके हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनिशियल इंप्रूवमेंट, नो स्टेजेस यूनिफॉर्म, स्टेशनरी स्टेजेस शोन बाय प्लेट्यू, आफ्टर प्लेट्यू इट अगेन शोज इंप्रूवमेंट, एंड में नो लर्निंग और लिटिल लर्निंग। अब हमारे पास आएंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, जो हमारा थोड़ा मेन टॉपिक है, कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स के कितने टाइप्स के होते हैं, जितनी तरह से लर्निंग हो पाएगी उतने तरह के लर्निंग कर्व बनेंगे, कि कितनी कितनी कंडीशन है, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा पॉजिटिवली एसिलरेटेड और कॉनकेव कर्व। अब पॉजिटिवली एसिलेटेड वर्ड ही बता रहे हैं, पॉजिटिव मतलब क्या है, कि अ, अच्छी मतलब हमारा इंटरेस्ट बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी टास्क नया और डिफिकल्ट है तो स्टार्टिंग में हम क्या है, थोड़े स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि हमें चीज़ उतनी समझ नहीं आ रही। जब हमें उसका मेन मोटिव समझ आ जाएगा, प्रिंसिपल समझ आ जाएगा, तो फिर हम क्या है, फास्ट हो जाएंगे। तो वही है, टास्क इज न्यू और डिफिकल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे चलते हैं, फिर इंप्रूवमेंट आ जाती है। नेगेटिवली एसिलरेटेड और कॉन्वेक्स कर्व। नेगेटिवली एसिलरेटेड एज वर्ड इज टेलिंग नेगेटिव, पहले क्या होगा कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, फिर एक पॉइंट पे जाके इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगी, फिर डाउन आ जाएगा ग्राफ। ऐसा क्यों होगा, अच्छी इंप्रूवमेंट स्टार्टिंग से ही कैसे होगी, जब हम कुछ नया सीखते हैं तब तो ऐसा नहीं होता है। ये किस केस में होगा, जब टास्क सिंपल होगा और हमें पहले से पता होगा उसके बारे में, तो फिर इसीलिए हम पहले शुरू में तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, फिर हो सकता है उसके लेवल बढ़ जाए या हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो फिर डाउन आ जाएंगे। फिर अगला है कॉन्वेक्स कॉनकेव कर्व। अब देखिए, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का मिक्सचर है, कि पहले तो क्या होगा, नेगेटिवली एसिलरेटेड कर्व बनेगा, फिर उसके बाद पॉजिटिवली एसिलरेटेड कर्व बनेगा। कि पहले क्या है कि कोई इसको एस शेप कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि एस जैसी शेप बनती है इसकी, लेटर एस जैसी। तो पहले तक क्या होगा, कि हम चीज़ सीख रहे हैं तो वो सीखते जाएंगे, तो फिर एक पॉजिटिव कर्व बन जाएगा। फिर एक पॉइंट पे आके क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या हम डाउनवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। पर फिर क्या होगा, फिर से सीखना शुरू कर देंगे। तो वही है कि पहले क्या हुआ, नेगेटिवली एसिलरेटेड कर्व बना, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव एसिलरेटेड हो गए, तो फिर ये कॉन्वेक्स कॉनकेव कर्व होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व, जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन कर्व क्या कहता है, कि लर्निंग जो है वो इम्प्रूव ही होती जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ना, उसमें कुछ नया सीख रहे हैं तो थोड़ा रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, या हो सकता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए फिर इम्प्रूवमेंट रुक जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि इम्प्रूवमेंट ही होता चला जाए, कोई फेस ही नहीं आ रहा जहाँ पे रुक रहे हैं, कोई प्लेट्यू ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत रेयर चांसेस हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे फेसेस ऑफ टिपिकल लर्निंग कर्व। टिपिकल लर्निंग कर्व के क्या क्या फेसेस हैं, पीरियड ऑफ नो प्रोग्रेस, कि कभी कभी हो सकता है कि कोई प्रोग्रेस ही ना हो रही है। पीरियड ऑफ सडन राइज, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी हो, मतलब
पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस, मतलब ये पॉइंट बोलने से समझ आ रहे हैं तो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी। पीरियड ऑफ रैपिड प्रोग्रेस की अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है, सडन मतलब अचानक से, रैपिड मतलब तेज़ी से। लेवलिंग ऑफ मतलब रिक्वायर्ड ब्रेक, जहाँ पे क्या है एक ब्रेक ले लेते हैं लर्निंग से, तो वो वहाँ पे आ जाएगी लेवलिंग ऑफ। तो अब हमारे पास आता है कि इन लर्निंग कर्व्स के यूजेस क्या हैं। इन डिटेक्टिंग एरर, ये हमें एरर की कहाँ पे कमी आ रही है, अगर हम कहीं पे ब्रेक ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है ये पता करने में मदद करती है। यूजफुल फॉर जनरलाइजेशन अबाउट रेट ऑफ प्रोग्रेस, कि रेट ऑफ प्रोग्रेस हर बंदे में कैसा कैसा होता है, तो एक जनरल वो व्यू देती है हमें। टू नो एप्ट टीचिंग मेथड, अब जिस टीचिंग मेथड से क्या बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है मतलब वो अप्रोप्रिएट है, तो ये पता करने में मदद देती है। अब लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग कब क्या है, इग्नोर्स लर्निंग इन्वायरमेंट, ये लर्नर के बारे में तो बात करता है कि लर्नर ये करेगा वो करेगा, बट इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं बताता, क्योंकि एक लर्नर पे इन्वायरमेंट का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। लिमिटेड डाटा होता है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। यही पता चल रहा है कि हाँ अब लर्निंग इंप्रूव हो गया, अब इंप्रूव नहीं हो रही है। डज नॉट शो प्रोग्रेस एट ईच इंटरवल, ऐसे नहीं बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लर्निंग का फेज चल रहा है और अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो इंप्रूवमेंट ही होते हो सकता है बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाए फिर इंप्रूवमेंट हो, तो वो हर इंटरवल पर नहीं दिखाता, कैलकुलेटिव शो देता है वो मतलब। तो इस हिसाब से लर्निंग कर्व में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स लिखें, फिर फेसेस ऑफ टिपिकल लर्निंग कर्व्स लिखें, फिर यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स लिखें, फिर लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग कर्व्स लिखो। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लर्निंग प्लेट्यू। हालांकि ये मेन टॉपिक नहीं है बट लर्निंग कर्व्स में से ही ये सब टॉपिक है, तो ये 4 नंबर में या 2 नंबर में आपको दे सकता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये प्लेट्यू वर्ड मैंने पीछे भी यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। प्लेट्यू मतलब कि जब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, एक स्टेशनरी स्टेज आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। तो वही है नो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जैसे आप देख रहे हो ग्राफ में क्या है कि पहले इंप्रूवमेंट हो रही थी फिर रुक जाता है, तो वो क्या है, प्लेट्यू है। कॉजेज ऑफ प्लेट्यू क्या 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 रीज़न हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिफिकल्टी ऑफ सब्जेक्ट, इनकरेक्ट मेथड, ट्रांसफर ऑफ एरर, कि अगर टीचर को दिमाग में कुछ गलत है तो वो गलत ही आगे ट्रांसफ़र कर देगा, या गाइड के दिमाग में जो भी गलत है वो गलत ही बता देगा आगे, तो इस हिसाब से क्या होगा, प्लेट्यू फॉर्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा बच्चा। फिजिकल लिमिटेशन हो सकता है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो उसे, केयरलेसनेस, ध्यान ना देता हो, डेवलपमेंट ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी संगति में पड़ गया हो। और फिर उसके बाद आता है वेज टू ओवरकम प्लेट्यूज। अब इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इन प्लेट्यूज को बहुत ईजी है। हमें पता है कि किसी भी चीज़ बुरी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या है, एक अच्छा मेथड हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो, रेस्ट ले थोड़ा। जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्लेट्यू आ जाता है ना, हमें याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। मोटिवेशन होनी चाहिए कि कोई मोटिवेट करे कि हाँ हमारा गोल है कि तो हमें करना ही है। फिर इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जिनमें जिनमें लर्निंग अच्छी हो सके, वैसी कौन सी कंडीशंस है या कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो सारा हम इसमें लिखेंगे। लर्निंग शुड फोकस ऑन ऑथेंटिक एक्टिविटीज़, की जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हैं, पता ही नहीं मोटिव क्या है, पता ही नहीं है गोल क्या है। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि एक गोल के साथ काम करो। और ये क्या है कि लर्निंग में हमेशा क्या होना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए, जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं, उनका रियल वर्ल्ड से भी कोई ना कोई लिंक बनना चाहिए। अदरवाइज़ क्या ही फ़ायदा ऐसी चीज़ को पढ़ने का जहाँ जो कहीं हम यूज़ ही ना कर सकें। फिर इस हिसाब से आती हैं हमारी कंडीशंस इन लर्निंग। लर्निंग में क्या क्या कंडीशन है, अराउजल एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रॉपर गोल होगा तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। मैच्योरेशन, लर्निंग का मैच्योरेशन से बहुत बड़ा लिंक है, कि एक लर्निंग क्या है, एक प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज के बाद शुरुआत होती है लर्निंग की। जैसे मान लीजिए बच्चे को क्या है कि जब वो 5-6 साल का हो जाता है तो उसके बाद ही उसे स्कूल में डाला जाता है, क्योंकि तभी उसमें उतनी मैच्योरिटी आती है कि वो सारी कैलकुलेशंस वगैरह या कुछ भी समझ सके, या पेंसिल चलाना भी सीख सके। एसोसिएशन, हमेशा जोड़ के पढ़ाओ चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक कहीं से और से करवा दिया, दूसरा कहीं और से करवा दिया, तो वो दिमाग में नहीं बैठेंगे। एसोसिएट, लिंक करवा के पढ़ाओ, एक तरह के चेन मॉडल की तरह पढ़ाओ। री इन्फोर्समेंट, कुछ अच्छा कर रहा है तो री इन्फोर्समेंट दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की होती है, बट हम लर्निंग में ज़्यादातर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट को मानते हैं, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का। अगली चीज़ क्या आती है, प्रैक्टिस। ये तो सबको पता है, प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा लर्निंग इंप्रूव होगी। टू डिस्क्रिमिनेट, उन्हें अलग करना आना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कोई आपको 3-4 रास्ते बता रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बेटर है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बहुत सारी फील्ड्स बताई कि आप इसमें करियर बना सकते हो, लेकिन आपको अब सोचना है कि आपके लिए कौन सी बेटर है, जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, मतलब अलग करना आना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं।
फिर हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और मेथडोलॉजिकल उसमें बताओ। तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स का आ जाएगा। कॉग्निटिव में क्या है कि नई नॉलेज। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वो जो हम बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से जो चीज़ें लर्न करते हैं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, मतलब वाया टेक्स्ट बुक्स और वाया वेबसाइट्स और समथिंग विच इज़ लाइक ऑथेंटिक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा उसमें, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, की नई नॉलेज क्रिएट करो कॉग्निटिव में। फिर इफेक्टिव में क्या होता है, हमें पता है फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करते हैं हम, कि कहीं से अगर हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, जैसे बुक्स में से भी हमें बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस मिलते हैं, जैसे हम लिटरेचर की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ अच्छा होता है। इन्हेंस्ड फिजिकल एंड मैनुअल स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स को इन्हेंस करता है, वो अच्छा बनाता है। फिर उसके बाद हमारी आती है सब्जेक्टिविटी। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी में क्या था कि हम टेक्स्ट बुक से लर्न करते हैं, सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। यहाँ पे बंदा जो खुद होता है वो मेन होता है। तो जैसे कि इसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वैसे उसकी कंडीशंस हो जाती हैं लर्निंग की। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा या कोई भी है जो मान लीजिए बाइक से गिर गया या कहीं, तो उसके अंदर उस चीज़ का डर बैठ जाता है, तो उसकी लर्निंग उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यही कंडीशन है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे वो लर्निंग करता है। फिर उसके बाद सिमिलर एक्सपीरियंसेस, कि अगर उसने ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस कर रखा है तो वो जल्दी सीख जाएगा उस चीज़ को। जैसे कि कहा जाता है कि जिस बंदे को साइकिल चलानी आती है तो बैलेंसिंग आती है, तो वो स्कूटर भी आसानी से चला सकता है या बाइक भी चला सकता है। तो ये चीज़ होगी, ये सिमिलर एक्सपीरियंसेस से लर्निंग ईजी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला टॉपिक, अगला मतलब इसमें पॉइंट, रिलीजन। रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें रिलीजन अगर इसको एक मतलब प्रॉपर वे में लिया जाए तो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो वो रिलीजन से जो चीज़ें सीखता है वो कंडीशंस ऑफ लर्निंग रिलीजन की आ जाएंगी। रिचेस वाया सेंसेशन, ऐसा बंदा जैसे कि मैंने पहले बार सब्जेक्टिविटी मतलब आए खुद को रख के सोचेगा वो। रिचेस वाया सेंसेशन खुद ही assumptions लगा के उसी बेसिस पे कंडीशंस ऑफ लर्निंग सेट करता है। माइथोलॉजी और फेरी टेल्स, माइथोलॉजी और फेरी टेल्स में हमारे इंडियन में तो इतने रिच मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कि अर्जुन वगैरह का है। तो फिर वो उसमें क्या है, बहुत सीखने को मिलता है। कृष्ण अर्जुन का जो भी महाभारत में था संवाद, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी कंडीशंस ऑफ लर्निंग आ जाएगा। फिर आता है मेथडोलॉजिकल, जो कि बहुत ईजी है। क्या क्या मेथड्स लगते हैं, मतलब रिवीजन एंड प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस होगी तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग की ये एक कंडीशन है कि रिवीजन और प्रैक्टिस होगी तो लर्निंग क्या है, बहुत अच्छी हो पाएगी। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग मेथड, एक मेथड काम नहीं कर रहा तो दूसरा मेथड यूज़ करो। जैसे कि अगर हम बच्चे को कैलकुलेशन सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको लाइंस के थ्रू सिखाते हैं ना, कि एक लाइन ड्रॉ करो, दो लाइन ड्रॉ करो। अगर वही चीज़ हम किसी बड़े से पूछ रहे हैं तो हम डायरेक्ट पूछेंगे कि हाँ 15+20 कितना होता है, 30+40 कितना होता है। तो इसी से हिसाब से लर्निंग मेथड सुटेबल होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, जितनी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठे। जैसे कि अगर हम ऑडियो विजुअल्स दोनों यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा वो चीज़ देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो वो जल्दी सीखेगा वो चीज़। लिंकिंग द रीसेंट लर्निंग विद द पास्ट, जो अभी खुद अभी सीखा है उसको पास्ट से ज़रूर लिंक करो कि पहले हमने इतना सीखा था अभी उसके आगे है। को रिलेशन लर्निंग इन वन एरिया विद अनदर, लर्निंग को एक एरिया की लर्निंग को दूसरे एरिया से कनेक्ट जरूर करो। जैसे मान लीजिए कि हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखते हैं, तो यही चीज़ हमें कहाँ काम आती है, फिजिक्स में भी आगे काम कर आती है। तो एक लर्निंग को दूसरे एरिया में यूज़ करना सीखो। जैसे कि हम केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री में हम ड्रग्स वगैरह के बारे में सीखते हैं, यही चीज़ हमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी में भी काम आती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आती है। तो यही सारी चीज़ें कि कनेक्ट करना आना चाहिए। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए, री इन्फोर्समेंट मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा मोटिवेट हो सके। ऐसी कंडीशंस बना दो उसके लिए कि वो मोटिवेट होकर खुद करना चाहे कुछ। तो ठीक है जी, तो इसमें हमारा क्या क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड मेथडोलॉजिकल। अगला हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड मैच्योरेशन। तो ये लर्निंग और मैच्योरेशन जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लर्निंग तभी शुरू होगी जब एक प्रॉपर मैच्योरिटी लेवल आ जाए। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको पहले दी कि बच्चे को क्या है, स्कूल में 6-7 साल की उम्र से डालने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि तब उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है जब वो सीख सकता है। पर आजकल क्या होता है कि स्टार्टिंग में डाल देते हैं, शायद इसीलिए बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर चलिए आगे करते हैं हम। मैच्योरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनिज्म एंड इनेट राइपनिंग और डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, कि ट्रेड्स का अपने अंदर डेवलप होना बिना किसी प्रैक्टिस बिना किसी ट्रेनिंग के।
इसमें क्या है, एक 4 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक डिफरेंस भी बन सकता है, तो मैं आपको डिफरेंस के बेसिस पे बताऊंगी, तो डेफिनेशन तो आप खुद ही बनाते रहेंगे। मैच्योरेशन में क्या है कि एक फिजिकल प्रोसेस है और लर्निंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मैच्योरेशन क्या है, कॉमन होती है, हर किसी में मैच्योरेशन होगी ही। लर्निंग क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो ज़्यादा अच्छा लर्न कर पाएगा, कोई नहीं लगा रहा है तो नहीं कर पाएगा। स्टॉप सेट पॉइंट, मैच्योरेशन एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है। लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ चलती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मैच्योरेशन अंदर से होती है, ग्रोथ फ्रॉम विद इन, और लर्निंग आउटवर्ड ग्रोथ है। मैच्योरेशन में क्या है, बॉडी पार्ट्स में चेंज आता है, जैसे कि हम एडोलसेंस में पढ़ते हैं। और लर्निंग में कोई बॉडी पार्ट्स में चेंज नहीं आता है, ऐसा कोई लर्निंग बाहर नहीं दिखती कि हाँ लर्निंग हो रही है या कुछ। चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, मैच्योरेशन के लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, लर्निंग के लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा लर्न कर पाएंगे। और ये मैच्योरेशन लर्निंग पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि लर्निंग मैच्योरेशन पे डिपेंड ज़रूर करती है, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया, एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद ही लर्निंग स्टार्ट होती है। स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, इसमें स्टिमुलस चाहिए होता है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं लर्निंग के लिए। एज लिमिट होती है, एक लिमिट पर आके मैच्योरेशन खत्म नहीं हो जाती, मतलब मैच्योरिटी लेवल स्टेबल हो जाता है। और इसमें क्या है, लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं है, हम जितना चाहें जब तक चाहें सीख सकते हैं। नो मोटिवेशन, इसमें कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ मोटिवेशन होती है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन क्या है, कि क्या किया जाए, कब किया जाए, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। एग्जाम्पल, अगर हम कार ड्राइविंग या कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो कार ड्राइविंग कहते हैं बच्चों को कार्स क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उनमें उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि अगर कुछ सडन गाड़ी आती है सामने से या कुछ होता है तो कैसे रिएक्ट करना है, उन्हें नहीं आता, वो डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक मेच्योरिटी लेवल बनाया गया है हर काम करने के लिए। अगला हमारा है लर्निंग एज एन आउटकम। लर्निंग के क्या आउटकम निकलते हैं, ये सारा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। वही पहले थोड़ा सा लर्निंग का आप डेफिनेशन दे दीजिएगा। कुछ भी लर्न कर रहे हैं तो हम उसमें आउटकम तो चाहेंगे, कुछ इनपुट दे रहे हैं, इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आउटकम चाहेंगे। तो नॉर्मन के लॉज इसके लिए पहले लिखने ज़रूरी है। लर्निंग एज एन आउटकम में नॉर्मन के लॉज दिए, लॉज ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिलेशन होना चाहिए हमारे साथ। तो जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, अब हम अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ ही नहीं कर रहे उस चीज़ को, या तो फिर आप कहीं यूज़ कर रहे हो। तो वही चीज़ होगी, एक रिलेशन बनना चाहिए जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें। लॉ ऑफ कैजुअल लर्निंग, कैजुअली लर्निंग, जब हम कैजुअली कुछ भी सीख लेते हैं तो उसमें क्या है, दो फैक्ट्स आते हैं, या तो वो डिज़ायरेबल होती है या तो अनडिज़ायरेबल होती है। अगर वो डिज़ायरेबल होते हैं आउटकम्स, कि मान लीजिए कि टीचर ने कुछ सिखाया साइंस से रिलेटेड और कुछ बच्चों ने उससे बहुत ही इनोवेटिव सा कुछ बनाया, तो वो क्या है, डिज़ायरेबल आउटकम्स है, तो टीचर रिपीट करेगा कि बच्चे और ऐसा बनाए। हो सकता है कि टीचर ने कुछ और सुनाया, कुछ बच्चों ने बॉम्ब बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल होगा, तो टीचर अवॉइड करेगा कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को ना दे। लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन फीडबैक, कि हमेशा फीडबैक होता है आउटकम में, कि कैसे है, अच्छा है, बुरा है, या इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या क्या वीकनेसेस थी। फिर उसके बाद लर्निंग इज आउटकम में हमारे पास दो फैक्टर्स जो हमने पढ़ने हैं, वो क्या है, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो अचीवमेंट ऑफ लर्निंग की क्या अचीवमेंट है, एडजस्टमेंट करना था, वही जो हमने पीछे पढ़ा था वही सारी चीज़ें आएंगी। एडजस्टमेंट करना आ जाता है, अप्रोप्रिएट हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, अच्छी हैबिट्स बन जाती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। जब हम अच्छा पढ़ पाएंगे तो अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा सुन पाएंगे, ये सारी चीज़ें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, सारी स्किल्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ हम लिख सकते हैं इसमें। लर्निंग लाइफ स्किल, हमेशा जब हम कुछ लर्न करें तो स्किल्स तो हम सीखते ही हैं। इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, हमारी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। परफॉर्मेंस में अब अगला पॉइंट जो है वो परफॉर्मेंस, उसमें नॉर्मल ने 5 स्किल्ड परफॉर्मेंस दिए। उसमें फर्स्ट क्या है, स्मूथनेस है। अगर हमने कोई चीज़ अच्छे से सीखी है तो हम स्मूथली उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी बंदे को कुछ आता है तो वो आराम से कर सकता है, उसको कुछ डिफिकल्टी, कोई पैनिक नहीं करता वो उस काम के लिए। ऑटोमेसिटी, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइपिस्ट। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कुछ लैपटॉप पर टाइप करते हैं तो हमें देखना पड़ता है, लेकिन जो टाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट टाइप कर देते हैं, उन्हें देखना भी नहीं पड़ता। तो क्या है, कर करके लर्निंग की वजह से आउटकम क्या हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो आसानी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल एफर्ट, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेंटल एफर्ट कम लगेगा, क्योंकि हमने अच्छे से सीखा है, लर्निंग अच्छी करी है, तो मेंटल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उतना। स्ट्रेस, वहाँ यहाँ पे भी वही पॉइंट आ गया, अगर अच्छे से सीखा है तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम रख पाएंगे, अगर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, हमारा लर्निंग आउटकम अच्छा हो। अब नेक्स्ट हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 16 मार्क्स में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, गैगनेस टाइप ऑफ लर्निंग। वैसे कुछ लोग इसको गैनेस भी बोल देते हैं, नाउन है, इट कैन बी प्रोनाउंस इन एनी वे। तो जो कुछ भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग आउटकम्स, ये पूरा ही एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
तो सबसे पहले क्या है, फोकस इज़ ऑन इंटेंशनल और पर्पसफुल लर्निंग। इसने क्या बताया था कि लर्निंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेज आते हैं, हायरार्की क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, फिर उसके आउटकम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ आर लर्निंग आउटकम्स इन लर्नर। अगर ह्यूमन कुछ कर पा रहा है तो वो लर्निंग आउटकम्स है, उसने कुछ सीखा है तभी वो ये चीज़ कर पा रहा है। इसमें क्या था, जैसे नॉर्मली लर्निंग होती है, इन्होंने भी वही बात करी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की बात करी। फर्स्ट एक्ट एज जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्री रिक्विसाइट एक्ट करती है सेकंड के लिए, कि पहली स्टेज पूरी होगी तभी सेकंड पे जाएंगे और सेकंड पूरी होगी तभी थर्ड पे जाएंगे, जंप नहीं कर सकते, एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 4 एलिमेंट्स ऑफ गेनेस थ्योरी। 4 एलिमेंट्स क्या थे, लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग, और क्या थे हमारे पास, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 4 पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले तो लर्निंग में हम जो पीछे से इतना कुछ पढ़ते आ रहे हैं वो सारा लिख देना है कि लर्निंग क्या होती है, क्यूमुलेटिव ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, अ कंप्लीट फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लिख देंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने लिखना है वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि वर्बली हमें चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए, जो हमने चीज़ पहले पढ़ी है उसे ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज। फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स आएगा। इंटेलेक्चुअल स्किल में हमें पता चलेगा कि मेंटल ऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली रिलेटेड कोई काम है, मेंटल ऑपरेशन आने चाहिए जो हमें रिस्पॉन्ड करने में मदद करे कॉन्सेप्ट्स के प्रति। कॉग्निटिव स्किल्स, लर्नर प्लान कंट्रोल मॉनिटर वेज। देखो इंटेलेक्चुअल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इन्होंने अलग लिख लिया है तो हमें भी अलग ही लिखना पड़ेगा, कि उसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या है कि हम क्या सीख रहे हैं, और कॉग्निटिव स्किल्स में जो हमने सीखा है उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सारा कॉग्निटिव स्किल्स में आएगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है हमारा, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो सारा। इंटरनल स्टेट दैट इफेक्ट चॉइस ऑफ एक्शन, हमारा मतलब इंटरनल स्टेट कैसा है जो हमारे चॉइस ऑफ एक्शन को इफेक्ट करेगा, कि अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही चुनेगा, अगर नेगेटिव एटीट्यूड वाला है वो दूसरों के बारे में बुरा बोलेगा, कुछ बुरा करने का चुनेगा। तो इस हिसाब से हमारी लर्निंग होती है। फिर आता है हमारा मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में क्या है, हम लर्निंग करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं उसको, मोटर स्किल्स मतलब स्किल्स का भी यूज़ होगा, प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, फिर प्रैक्टिस कर करके उसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा एक टाइप्स ऑफ लर्निंग खत्म हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हायरार्की ऑफ लर्निंग मतलब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती कैसे है। सबसे पहले आएगा सिग्नल लर्निंग। जैसे कि कोई सिग्नल मिलता है तो हम उसे लर्निंग सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में क्या होता था, बेल बजती थी तो क्या पता चलता, या सायरन बजता था तो क्या समझ जाते थे कि हाँ क्लास खत्म हो चुकी है, तो वो क्या है, एसोसिएट करके हमने सीख लिया, सिग्नल लर्निंग होगी। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग, उस स्टिमुलस से हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेल बजी तो हमें पता है कि अब हमें ये बुक बंद कर देनी है, या मान लीजिए सामने से कोई टीचर आए तो हम उसे क्या है गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है फिर हमें स्माइल दे रहे हैं या कुछ, तो वो क्या एक तरह का रिवॉर्ड हो गया जो हमें अच्छा लग रहा है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग में क्या आएगा, लर्निंग टू रिस्पॉन्ड इन पर्टिकुलर वे आफ्टर गेटिंग फेवरेबल रिजल्ट और रिवॉर्ड। फिर उसके बाद आएगा साइकोमोटर चेन लर्निंग। साइकोमोटर चेन लर्निंग में क्या, देखिए वर्ड चेन आ गया तो मतलब हमें कनेक्ट करके आना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नंबर ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू सीक्वेंस। जितने सारे लर्निंग रिस्पॉन्स हैं उनको हम क्या है सीक्वेंस में रख के एक प्रोसेस बनाएं। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या है कि वर्बल जो चीज़ें हमने सुनी है उनको क्या करें, एसोसिएट करें, लिंकिंग टू और मोर वर्ड्स और आइडियाज़। आइडियाज़ को क्या लिंक करके चलें। अब देखिए यहाँ तक क्या थे, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स थे। इन्होंने क्या बात करी यहाँ तक, बिहेवियरल की, ये सारे बिहेवियर पे, सिग्नल लर्निंग करी पहले, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग करी, फिर साइकोमोटर चेन लर्निंग हुई, फिर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग हुई। अब इसके बाद क्या आएंगे, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ज़्यादा आएंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट वेज का रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज टू डिफरेंट आइटम्स, कैसे किस चीज़ के लिए कैसे कौन सा वे अपनाना है वो डिस्क्रिमिनेट करना, तो यहाँ पे दिमाग का यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ से कॉग्निटिव फैक्टर शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्लासीफाई करना आना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए, अगर कोई अलग है तो कॉन्सेप्ट्स बना बना के याद करें, जो अलग चीज़ें उनको अलग निकालें और जो लिंक हो सकते हैं उनको लिंक करके पढ़ें। प्रिंसिपल लर्निंग, चेन ऑफ 2 और मोर कंसेप्ट। अब कॉन्सेप्ट तो बन गया, अब इनको भी तो आगे जोड़ना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट्स को, तभी तो एक पूरा प्रोसेस बन पाएगी। तो चेन ऑफ 2 और मोर कंसेप्ट्स। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या है कि ये लास्ट स्टेज है, इसमें क्या है कि हमने सब कुछ सीख लिया, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंबाइनिंग नॉन रूल्स, जो कुछ भी हमें नॉन रूल्स पता है वो यूज़ करके हम नई सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा हमारा आ जाएगा
प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने एक फ़नी सी ट्रिक बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगे। जैसे क्या है कि सिग्नल लर्निंग, ये सबका फर्स्ट लेटर ले लेना है हमने, तो बनता है SSPVMCPP। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? SSP विक्रम मांगे चाय प्लस पकौड़े। तो ऐसे हमें याद रहेगा। एस से सिग्नल लर्निंग हो जाएगा, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग, साइकोमोटर, वर्बल, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है बस। उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है वो है इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए कोई भी लर्निंग के लिए। अभी हमने पढ़ा कि लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, उससे पहले हमने पढ़ा कि लर्निंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, उसके बाद लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाए किसी भी लर्निंग के लिए। तो उसके लिए सब 3 इसमें स्टेजेस है। प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, की लर्निंग के लिए कैसे प्रिपेयर करवाया जाए। इसमें अच्छा ये बात बहुत याद रखिएगा कि इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 3 फेजेस होते हैं और 9 इवेंट्स होते हैं। 3 फेजेस 9 इवेंट्स। तो सबसे पहला क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए बच्चे को प्रिपेयर करो, गेन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, उनका अटेंशन गेन करो, उनसे क्वेश्चन पुट करो, उनको कोई स्टोरी नरेट कर दो कि जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। एक बार बच्चे ने इंटरेस्ट लिया तो फिर लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। टेल क्लियर ऑब्जेक्टिव टू स्टूडेंट्स, बच्चों को क्लियर ऑब्जेक्टिव बताओ कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव है, हम क्यों सीख रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, पिछला जो उन्होंने याद किया था। जैसे टीचर हमेशा क्लास में आके क्या पिछला पूछती थी कि बताओ बच्चों कल हमने कहाँ तक किया था, तो उनका मोटिव यही होता है कि वो हमें रिकॉल करवा सके और कनेक्ट करवा सके। तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी हमारी प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग में। यहाँ तक टीचर ने हमें तैयार कर दिया है लर्निंग के लिए। फिर उसके बाद आ जाएगी एक्विजिशन एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि अब हम तैयार हो चुके हैं लर्निंग को एक्वायर करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें पॉइंट आ जाएगा कंटेंट प्रेजेंटेशन, की प्रेजेंटेशंस में होने चाहिए वीडियो, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि कैसे प्रेजेंट करते हैं टीचर्स वीडियोस का यूज़ करके, लेक्चर्स का यूज़ करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, मीनिंग्स वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन करके। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, की अब टीचर क्या है कि टीचर ने समझा तो दिया, अब इस चीज़ को कैसे याद करना है या किस तरीके से अपने दिमाग में रखना है, उसके लिए भी टीचर गाइड करेगा। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग करेगा, केस स्टडीज़, विजुअल इमेजेस, इन सारी चीज़ों की मदद से। फिर उसके बाद क्या है? प्रैक्टिस। अब किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर बताएगा कि कैसे आप प्रैक्टिस करें, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे, स्ट्रैटेजीज रिकॉल करवाएंगे, फैसिलिटेट स्टूडेंट इलेबोरेशंस, मतलब किसी भी तरीके से बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बिठाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आएगा, अब देखिए एक्विजिशन तो होगी यहाँ तक, अब परफॉर्मेंस की बारी आई ना, तो जब परफॉर्मेंस हो जाएगी तो टीचर क्या देगा? एक फीडबैक प्रोवाइड करवाएगा। अब फीडबैक कैसा हो सकता है? कन्फर्मेटरी हो सकता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, रेमेडियल हो सकता है कि जो कमियाँ उसके बारे में बताए, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता सकता है बच्चों की। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसमें हमारा एक सबसे पहला पॉइंट आता है असेस आउटकम्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग अगर हमने करी है तो आगे भी तो ट्रांसफ़र होनी चाहिए ना। तो ये चेक करने के लिए कि उन्होंने कैसी लर्निंग करी है, उसके लिए हम टेस्ट लेते हैं टीचर, जैसे कि प्री टेस्ट लेते हैं, ओरल क्वेश्चनिंग लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऐसे टाइप टेस्ट होता है। फिर उसके बाद होता है कि अब सारा कुछ हो गया, याद कर लिया, पता लग गया, याद है, अब क्या है? इन्हेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र टू द जॉब, जो चीज़ याद करी है वो दिमाग में बैठे ही रहे, उसके लिए ये इस वाला स्टेप होता है कि इन्हेंस रिटेंशन, कि रिटेंशन रहे दिमाग में उस चीज़ की। टू हेल्प लर्नर टू डेवलप एक्सपर्टीज़, की लर्नर को मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है कि हम एक जॉब पाना चाहते हैं। तो वहाँ पे इन स्किल्स का क्या यूज़ होगा, ये टीचर उन्हें बताता है, इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता है, पैराफ्रेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बताता है। तो ये सारा चीज़ आएगा इसमें। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम्स गेनेस के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? टू टेलर लर्निंग एक्टिविटीज़, की जो सीखा है वो सीख पाए हैं या नहीं, उसको चेक करना ही लर्निंग आउटकम्स है, कि जो लर्नर है अब वो क्या कर सकता है, इतनी सारी प्रोसेस करी तो क्या कर सकता है। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है इसमें कि लर्निंग आउटकम्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग सेम है, पर टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या आता है कि क्या क्या सीखते हैं, और लर्निंग आउटकम्स में कि इन सारी स्किल्स में हमने क्या क्या सीख लिया, तो ये बताना होता है। तो सबसे पहले तो आ जाती है वर्बल। वर्बल में क्या है कि अगर हमने अच्छी लर्निंग करी है, सारे स्टेजेस को फॉलो किया है, तो आउटकम क्या होगा? हम मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जर्नल्स पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है? टू सिलेक्ट रिलायबल अथॉरिटिव रिसोर्सेज, कि हमारा क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा होता है वो इधर उधर से कॉपी कर सकता है, लेकिन अगर हमने अच्छी लर्निंग करवाई है तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो वो क्या होगा? प्लेगरिज्म को अवॉइड करेगा। प्लेगरिज्म क्या होता है कि हम किसी और का कंटेंट चुरा के अपना बना के लिख रहे हैं, तो वो एक गलत बात है। तो जो अगर अच्छी लर्निंग है तो वो हमें ये करने के लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं देगी। इंटेलेक्चुअल
आउटकम क्या होता है कि प्रोसीजरल नॉलेज की, अगर इंटेलेक्चुअली इतने ज़्यादा अच्छा बन जाते हैं कि अगर हमें कोई आर्टिकल दिया जाता है और उसमें बनाया जाता है कि इसमें से नोट्स बनाओ, या ऐसे नोट मेकिंग आती थी जैसे क्लासेस में, तो वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये लर्निंग आउटकम है इंटेलेक्चुअल स्किल्स का। कग्निटिव में क्या है कि रिफाइन, रिवाइज एंड रिपीट, कि हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई हमें कुछ बताता है कि हम उसमें से क्या हमारे यूज़ का ये हम निकास, जैसे में होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलेक्चुअल से नॉलेज तो बहुत मिल गई, लेकिन उसे यूज़ कहाँ करना है, ये कॉग्निटिव स्किल्स बताएंगी। रिवाइज और रिपीट करना फिर उसे। मोटर स्किल ये एम्फेसाइज करती है किस पे, स्मूथ एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस यूजिंग मसल्स। कोई भी स्किल्स, जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत उसका मतलब स्किल्स होनी चाहिए, तो वो क्या है, अगर लर्निंग आउटकम्स अच्छा है तो वो मोटर स्किल्स में परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्या है, मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले मेमोरी क्या है कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना ओवर टाइम, मेमोरी है। अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है, अगर हम उसको याद रख पाते हैं बहुत टाइम तक, तो इसका मतलब हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि लर्न करते हैं, जैसे कि मेमोरी में लर्न, फिर रिटेंशन, रिकॉल, रिकोगनिशन। सबसे पहले हमने कोई चीज़ याद रखी, फिर उसको हम दिमाग में बिठाते हैं, फिर अगर कुछ टाइम बाद हम उसे फिर से रिकॉल करते हैं, फिर अगर वो इंसिडेंट दोबारा होता है तो हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, एक मेमोरी। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी क्या है, थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, तीन बेसिस पे इसको क्या है आगे क्लासीफाई किया है। बेसिस ऑफ टाइप में क्या आते हैं, एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी। जैसे वर्ड ही बता रहा है, डिक्लेरेटिव मतलब जो इंटेंशनली करी जाए, कॉन्शियसली रिमेंबर्ड होके करी जाए। जैसे कि किसी का नेम रिकॉल करना, ओल्ड फ्रेंड का, हम खुद ही याद रखते हैं ना, कि ऐसा तो नहीं है कि हम याद नहीं रखना चाहते, अचानक से याद रह जाता है। रिकॉलिंग नेम ऑफ ओल्ड फ्रेंड, इसमें क्या है, तीन आगे सब टाइप्स आते हैं, वर्किंग, एपिसोडिक, सिमेंटिक। वर्किंग क्या होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है। एपिसोडिक क्या होती है, एक एपिसोड्स मतलब जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है थोड़ी सी। उसके बाद सिमेंटिक में जैसे कि जर्नल नॉलेज, जैसे कि हमें स्टेट्स एंड कैपिटल्स की ये क्या है, हम बार बार रिवाइज नहीं करते, फिर भी हमने इतना अच्छे से याद कर लिया कि हमारी मेमोरी में ये सेट है अब चीज़ें। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए टेस्ट कौन से होते हैं, रिकॉल मेमोरी टेस्ट, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग, वही जो चीज़ें मैंने बताई कि इसमें होती हैं, उसी का टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद आता है इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये क्या है, नॉन इंटेंशनल मेमोरी है, कि हम इंटेंशनली इसे याद नहीं करते, फिर भी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसके आगे टाइप्स हैं फर्दर, प्रोसीजरल लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ हम करने से सीखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स, जैसे कि कुछ भी हुआ तो नेचुरली रखनी, जैसे किसी ने मार्केट में हम जा रहे हैं, मान लो आवाज़ लगाई सुनो, तो हम पीछे मुड़ जाते हैं, तो वो क्या है, इंटेंशनली थोड़े मुड़े हैं हम, ऐसे आदत ही होती है हमारी। तो वही कि रिस्पॉन्ड करना किसी भी स्टिमुलस को। प्राइमिंग मतलब कि इनहेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसे कि वर्ड फ्रेगमेंटेशन एक प्राइमिंग का एग्जाम्पल है, कि जैसे कि हम हिमाचल की स्पेलिंग याद करते हैं तो हम ये सोच के थोड़े याद करते हैं कि कोई हमें बताया कि एच डैश एम, अब बताओ कि ये क्या बना, मतलब आगे भी। तो फिर ये क्या होती है, नॉन इंटेंशनल मेमोरी होती है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस, सेंसरी मेमोरी, जहाँ हम सेंसेस से, जैसे किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो हम क्या है, ये सेंसरी मेमोरी जो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। शॉर्ट टर्म जो कि 1 मिनट से भी कम तक के लिए होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लाइफ टाइम की आती है, जैसे हमारी फ्रेंड्स के साथ हमारी मेमोरीज, हमारे फैमिलीज़ के साथ हमारी मेमोरी। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस पे क्या है, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। इनकोडिंग क्या है कि जब हम पुराने इवेंट्स को याद करते हैं, स्टोरेज मतलब उनको स्टोर करके रखना, रिटेंशन करना मटेरियल की। रिट्राइवल मतलब रीएक्टिवेटिंग इन्फो। अब रिट्राइवल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिट्राइवल क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर वो हमें याद आ जाता है कि हम कहते हैं अच्छा हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो वो एक रिट्राइवल है। स्ट्रैटेजीज टू डेवलप मेमोरी, सॉरी। अब ये मैं फटाफट आपको ऐसे ही बता दूंगी क्योंकि नॉर्मली ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, रिकोडिंग, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद पास्ट एक्सपीरियंस, डीप प्रोसेसिंग, मिनिमाइज इंटरफेरेंस। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आ जाता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या है कि फॉरगेटिंग इज द परमानेंट और टेम्परेरी लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। जो चीज़ हमने वही पहले सीखी होती है उसको दिमाग में ना आ पाना ही फॉरगेटिंग है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉन्ग सीवियर इलनेस, डिके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, की दिमाग से इतना टाइम हो गया कि अब ट्रेसेस ही नहीं रहे दिमाग में। इंटरफेरेंस, मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ अटेंशन, रिट्राइवल फेलियर, जो मैंने अभी पुरानी बात अभी बोली कि पुरानी बात को याद करना, अगर वो दिमाग में नहीं आता है तो वो भी फॉरगेटिंग के केस में चला जाता है। मेंटल डिसीज, इमोशनल स्टेट, इफेक्ट ऑफ टाइम।
तो इसमें हमारे पास थ्योरीज हैं सिलेबस में, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। उनमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या है कि किसी चीज़ का अगर इंटरफेरेंस हो जाए तो भी भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इंटरफेरेंस दो तरीके से होती है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब प्रीवियस मेमोरीज की इंटरफेरेंस होना। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में बैठे होते हैं तो हमें कभी कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, तो वो क्या है, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है कि मतलब वो उसमें भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम इन रिट्राइविंग। चीज़ों को हम दोबारा दिमाग में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। रेट्रोएक्टिव क्या होता है, पोस्ट इवेंट। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि टीचर क्लास में कुछ पढ़ाते हैं तो उस पर क्वेश्चन पूछता है तो भी हमारे दिमाग में वो चीज़ रहती है, बल्कि अगर टीचर आया सिर्फ पढ़ा के चला गया तो हमें दिमाग में भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ाया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरफेरेंस को। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ लर्निंग। अगर हम डीप लर्निंग करेंगे तो लेस इंटरफेरेंस होगी। अमाउंट ऑफ मटेरियल लर्न, थोड़ा लर्न करेंगे तो भी इंटरफेरेंस कम होगी। मेंटल सेटअप, मेंटली सेटअप करके पढ़ना कि हाँ हमें इतनी चीज़ पढ़नी ही है। सिमिलैरिटी ऑफ मेथड्स, एक जैसे मेथड्स होंगे तो थोड़ी इंटरफेरेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, एक टाइम पे दो काम कर रहे हैं या तीन काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटरफेरेंस हो। फिर उसके बाद हमारी आती है ट्रेस चेंज थ्योरी। ये क्या दिए थे, गेस्टाल्ट ने दी थी। इसमें क्या है कि पूरा इसने लर्नर पे बेस कर दिया कि डिपेंड्स अपॉन लर्नर टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज होल, कि लर्नर की कितनी टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स को समझने की। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, ट्रेस लर्न थ्योरी क्या है कि जब हम ट्रेस बना लेते हैं अपने दिमाग में और फिर अगर अचानक से वो ट्रेस चेंज होती है तो हम क्या चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे ट्रेस लेड डाउन बाय एन ओरिजिनल बिकम्स अ परफेक्ट एंड बेटर बैलेंस्ड फिगर। जो चीज़ हम पहले सीखते हैं वो ज़्यादा बैलेंस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं, हैंड राइटिंग उनकी गंदी होती है, तो अगर उन्हें स्टार्टिंग में ही रोक दें तो वो अच्छी होने लगती है बाद में हैंड राइटिंग। अगर ना रोकें तो वो फिर क्या गंदी होती जाती है। फिर फॉरगेटिंग इज ड्यू टू चेंज इन ट्रेसेस ऑफ ब्रेन, कि किस चीज़ की वजह से भूलते हैं, क्योंकि ब्रेन में क्या है, ट्रेसेस, चेंज इन ट्रेसेस ऑफ ब्रेन। उस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अगर बच्चों को बोलते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, फिर अगर हम उन्हें कुछ टाइम बाद बोलें कि ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड है पर वो उड़ती नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो दिमाग में नहीं रख पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनके लिए बर्ड वर्ड से क्या मतलब है, बर्ड से क्या मतलब है कि उड़ना। फिर नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी में क्या है, मेमोरीज हम रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि रिट्राइवल क्यूज नहीं होते। कोई भी चीज़ हमें याद आती है, अगर हम अपने दोस्तों को याद करते हैं तो कभी या तो उनका देखा हुआ गिफ्ट देख के याद कर लेते हैं कि अच्छा याद होता। अगर तो ये क्या है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए हमने अपना कोई गिफ्ट नहीं रखा, अपने फ्रेंड से जुड़ी कोई चीज़ नहीं रखी, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उन्हें भूलने लगते हैं। तो ये क्या है, क्यू डिपेंडेंट थ्योरी है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग होती है, एक स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कोई भी उनसे रिलेटेड चीज़ नहीं मिल रही तो हम भूल जाते हैं। स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग मतलब हो सकता है कि जब हमने उनसे बात करी हो तो हम उस स्टेज में ना हो, या फिर अभी हम उतने अच्छे इमोशनल स्टेट में नहीं हैं तो उस चीज़ में केसेस में भूल जाते हैं। अब स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग क्या है, काइंड ऑफ मटेरियल, हम कैसा मटेरियल चूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से भूल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मटेरियल चूज़ कर लेंगे तो भूलने के चांसेस ज़्यादा है। इंटेंशन टू लर्न, कितनी इंटेंशन है लर्न करने के लिए, ज़्यादा इंटेंशन होगी मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगी तो अच्छा लर्न कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं। प्रॉपर मेथड्स लगाएंगे तो भी नहीं भूलेंगे। सेल्फ रेसिटेशन, दोबारा रिसाइट करते रहो खुद ही। रेट ऑफ लर्निंग, और उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पीरियोडिक रिव्यू। जो स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे याद करते हैं तो उनके भूलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा हमारा जो है इतने में कवर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो मुझे लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा हुआ, मतलब ठीक ठाक रिस्पांस हुआ, तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे।